मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में आपका एजिस एकेडमी की तरफ से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका क्या नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट मतलब कि मनी एंड क्रेडिट के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को कि क्या होता है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग है मनी एंड क्रेडिट। देखिए, मनी मतलब क्या होता है? पैसा, रुपए, जिसको कि जिसके लिए आज के दुनिया में सब लोग मरते हैं, सब लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं। आप भी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आगे जाके आपको पैसे मिलेंगे। सब कहने के लिए बस बातें होती है कि देश के लिए ये काम करेंगे, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ होता नहीं है। सब बहुत ऐसे लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, जो कि देश के लिए बलिदान देते हैं, अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट। मनी मतलब कि पैसा, रुपया, ठीक है। क्रेडिट मतलब कि लोन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मनी कैसे हमारा मीडियम है एक्सचेंज का। मतलब कि मनी जो है, पैसा जो कि है, वो कैसे हमारा एक्सचेंज का मीडियम। देखिए, पहले के जमाने में जब मनी नहीं हुआ करता था, जब पैसे नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, तो मान लीजिए कि मुझे किसी चीज की नीड है, मुझे जूते की जरूरत है, मुझे अगर अनाज की जरूरत है, तो मैं मेरे पास अगर नहीं है तो मैं किसी से लूंगा। तो लूंगा तो उसके बदले में वो भी तो कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं भी उसको कुछ दूं, तो ही तो मुझे उस अपने बदले में कुछ देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मनी कैसे एक एक्सचेंज का बना। देखिए, मनी नहीं था पहले, तो पहले के लोग, मान लीजिए मुझे अगर चावल की जरूरत है, और मुझे अगर चावल की जरूरत है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास की चावल है और उसको चावल देने की जरूरत है। मुझे लेने की जरूरत है, उसको देने की जरूरत, लेकिन वो भी जो मुझे चावल देगा, जो व्यक्ति, वो व्यक्ति भी मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं भी उसको कुछ, मान लीजिए उसको जूते की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, उसको जूते की जरूरत है, तो मैं उससे चावल लूंगा, उसके बदले में उसको जूते दूंगा। ठीक है, ये तो दोनों का काम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हर टाइम, हर सिचुएशन में ऐसा हो कि मुझे अगर गेहूं की, आटे की, किसी चीज की भी जरूरत हो, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं जिसके पास की वो हो। लेकिन ठीक है, लेकिन वो भी मुझसे वही चीज एक्सपेक्ट करेगा जो कि उसको चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास जूते, अगर मैं उससे चावल ले लेता, मैं कहता कि मेरे पास जूते नहीं है, तो वो मुझे चावल नहीं देता। वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता जो कि उसको, उससे चावल ले और जूते दे। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर एक एक व्यक्ति है, उसको अगर चावल की जरूरत है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास की चावल हो। ठीक है, जिसके पास की चावल हो, लेकिन अब चावल ये देगा, ये देगा, तो ये भी इससे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो अगर इसको जूते चाहिए, तो ये इससे एक्सपेक्ट करेगा कि ये मुझे जूते दे, ये मुझे जूते दे। ठीक है, जूते दे, ये एक्सपेक्ट करेगा। तो जब एक्सपेक्ट करेगा कि जूते दे, तो ऐसा हर बार होगा तो नहीं चलेगा। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में मुझे कोई भी चीज की जरूरत है, मुझे ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझसे ये ले और मुझे जो चाहिए वो दे। तो इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहने का मतलब है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे जो चीज चाहिए वो दे, और उसको जो चीज चाहिए मैं उसको फुलफिल करूं। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था जब मनी नहीं था। जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था। पहले के जमाने में, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम में कहा जाता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। मतलब कि मैं किसी चीज को, किसी व्यक्ति को एक चीज दूं, तो उसके बदले में मैं भी कुछ इससे एक्सपेक्ट करता हूं, जो मुझे चाहिए मैं वही लूंगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत समस्या होता था किसी से कोई भी चीज लेने देने में। ठीक है, तो इसीलिए मनी आया। मनी, तो पुराने जमाने के लोगों ने मनी का यूज ऐसे किया, जैसे कि जो प्रीसियस मेटल है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक ना, इन सब के सिक्के बनाना चालू किए, इन सब के कॉइन्स बने। क्या बने? कॉइन्स, सिक्के।
जब गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स बने, जैसे कि आप पुराने सीरियल देखते होगे, अगर पुराने राजा महाराजा की कहानी सुनोगे तो टीवी में देखोगे कई बार कि असरफिया, कि मुझे 10,000 राजा किसी ने अगर नगर में कोई अच्छा काम कर दिया तो राजा ने उसको क्या किए, 10,000 असरफिया दे दिया खुशी में। तो वो जो असरफिया होता था या तो सोने का होता था या तो चांदी का होता था या फिर कोई भी ऐसा प्रीसियस मेटल का होता था जिसका की वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। तो पहले के जमाने में ऐसे ही मेटल की कॉइन्स का इस्तेमाल किया करते थे लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए पुराने जमाने में कॉइन्स का इस्तेमाल किया करते थे लोग, ठीक है। जब मॉडर्नाइजेशन हुआ धीरे 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 तो पेपर नोट्स आए। क्या है? पेपर नोट, जिसको कि कहते हैं न्यू फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहने का मतलब है कि पेपर के नोट आए। पेपर का नोट जो है अभी जो हम लोग यूज करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू इस पे है कि अगर मान लो कि 2000 का नोट हुआ करता था, 2000 का नोट बैंड हो गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, किसी को दिखाएंगे तो भी नहीं लेगा, हमको कोई सामान भी नहीं देगा उसके बिहाफ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी जो सरकार है देश की, उसके बिहाफ पे नोट को और क्वाइन को छापा गया और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उन्होंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि 20 रुपए का नोट है, 20 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का नोट है, 2-3 रुपए का कॉइन है, ठीक है। तो ऐसे ही जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो पेपर नोट आए, कॉइन आए, तो ये सब बन गया क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, पेपर नोट, कॉइन, ठीक ना, ये सब क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। चलिए अब हमारा अगला है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लोन एक्टिविटीज क्या है, देखो अगर मेरे पास पैसे है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पैसा लेके हर समय घूमता रहूंगा कहीं 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 कहीं, या फिर आप ही के पास पैसा है तो आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं रखते हो पैसा, ऐसा तो नहीं है कि हर समय पैसे लेके घूमते रहते हो, बहुत सारे पैसे जितने आपके पास है, ऐसा नहीं ना। तो इसीलिए हमने बैंक में पैसे को रखना शुरू किया, बैंक में पैसे को स्टोर करना शुरू किया। और बैंक जो है, बैंक में पैसे को हमने रखना शुरू किया और फिर उस बैंक में रखा और बैंक हमारे पैसे को सेव करती है और इससे बैंक का भी कमाई होता है, हमारा भी कमाई होता है। मान लो कि हमने जो, अगर 10,000 रुपए है हमारे पास, 10,000 रुपए हमने बैंक में रखे, ठीक है, 10,000 रुपए हमने बैंक में रखे, तो बैंक जो है उस पैसे का 10,000 का 15% जो है उसको छोड़ देगी हमारे अकाउंट में ही, और बाकी का पैसा जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल, हमारा ही पैसा लेकिन बैंक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। वो कैसे कि मान लो किसी को अगर पैसे चाहिए हो, किसी की पैसे की आवश्यकता है, किसी को अगर लोन चाहिए हो तो बैंक उसको पैसे देती है, ठीक है, जिसको कि बोरोवर्स बोलते हैं। जो पैसे लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोरोवर्स। और बैंक जिनको देती है, मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए है, मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट किया, मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट किया और उसका 15% मेरे अकाउंट में ही छोड़ के बैंक, मतलब कि मैं अगर पैसे निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं, उसमें दिक्कत, लेकिन 15% मेरे के लगभग पैसे जो हमारे अकाउंट में रहते हैं और बाकी का पैसा जो है बैंक किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट कैसे करती है, मान लो कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको लोन देगी, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करेगी। अगर मान लो बैंक आपको 7,000 रुपए देती है, 7,000 रुपए देती है, तो उसके बदले में आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो कि 10%, 15% या फिर जो कि अमाउंट के हिसाब से, जो बैंक का रूल है उसके हिसाब से बैंक इंटरेस्ट को चार्ज करती है, ठीक है। मान लो कि आपको बैंक ने 100 रुपए दिए, ठीक है, 100 रुपए पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया आप पे 15%, ठीक है, तो 115 रुपए आपसे लेगी बैंक 100 रुपए आपको देगी, 115 रुपए लेगी। अगर मान लो कि 100 रुपए है, बैंक ने आपको 100 रुपए दिए, फिर 110 रुपए आपको देने पड़ेंगे बैंक को। आपको बैंक ने दिए 100 रुपए, लेकिन आपको देने पड़ेंगे 110 रुपए, तो बीच में 10% का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया, किसने, बैंक ने। तो बैंक हमको लोन भी देती है और उसके बदले में बैंक कुछ हमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जो कि उसका फायदा होता है। लेकिन अब पैसा तो हमारा ही दे रही है, हमारा ही पैसा किसी और को दे रहे हैं आप,
लेकिन तो इसमें से कुछ परसेंट ही हमको, मान लो कि 10% अगर इंटरेस्ट इसका फायदा हुआ तो इसमें से हमको 3% दे देगी और 7% बैंक खुद रखेगी। 7% बैंक का प्रॉफिट, और ये जो 7% बचा ये बैंक का खुद का फायदा है और इसी से बैंक चलता है, बैंक रन होता है। ठीक है, तो इसे वो कहते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, मतलब कि हम बैंक से लोन भी लेते हैं। ठीक है, लोन कैसे लेते हैं, तो हम लोन लेंगे तो उसके बदले में हमें बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। अब हमें बैंक लोन देगी, उससे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने होते हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या, जैसे कि आपको उसमें कागज दिखाना होगा कि आप किस काम के लिए पैसे ले रहे हो, उससे आप क्या इंप्लीमेंट करोगे, क्या मतलब कि बताओगे क्या काम करोगे, इसका जवाब बैंक को देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद और बैंक जो आपको पैसा देती है उसके बदले में आपसे कुछ कोलेटरल भी मांगती है। कोलेटरल मतलब कि गिरवी सामान। कोलेटरल मतलब कि आप मान लो कि आप गोल्ड लोन चाहिए आपको, तो आपके पास जो गोल्ड है, जो सोना है, जो ज्वेलरी है, वो आप बैंक को दोगे। ठीक है, अब बैंक उसके बदले में उसके वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे देगी। तो वो जो आपने गोल्ड दिया उसको, बैंक को, वो क्या हुआ, एक तरह से कोलेटरल हुआ। ठीक है, कोलेटरल। अब मान लो कि हर समय तो गोल्ड लोन नहीं लेते हैं, मान लो कि ऐसे ही हमने कुछ लिया, तो हमारी जो एसेट्स है, संपत्ति है, उसके बारे में वो लेगी कि आप अगर पैसा नहीं देते हैं तो हम इस संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वसूल कर लेंगे। तो बैंक जो है डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, कोलेटरल मांगती है, और बैंक इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करती है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है बैंक से पैसे लेने के, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक तरह से बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और आपके बुक में अब मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मैं बताना भूल गया था कि एक, जैसे कि पैसा हम लोग किस हिसाब से, क्वाइन, पेपर नोट, हमारा तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। ठीक है, लेकिन अगर हमको किसी को पैसे देने हैं तो मेरे पास अगर कैश नहीं है तो हम उसको क्या है, चेक देते हैं, विड्रॉल देते हैं। चेक कैसे देते हैं, चेक जैसे कि एक ये देखो, ये जो है ये चेक है, चेक में ये जो चेक का फोटो है, ये पूरा चेक हम देते हैं काट के, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट इन डिजिट में लिखते हैं अमाउंट को, यहाँ पे अपना अमाउंट भरते हैं जितना हमको, मान लो कि 50,000 रुपए देने थे, यहाँ पे 50,000 डिजिट में भरेंगे। फिर यहाँ पे नंबर में भरेंगे, मतलब कि वर्ड्स में हम 50,000 भरेंगे। फिर यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर, आपके घर में जो चेकबुक होगा उसमें पहले से अकाउंट नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसमें पहले से अकाउंट नंबर लिखा होता है। फिर हमको पे किसको करना है, अगर खुद के लिए निकालना है तो यहाँ पे सेल्फ, या फिर किसी और को देना है, मान लो कि श्याम कुमार को देना है तो यहाँ पे लिखा है क्या, श्याम कुमार। फिर यहाँ पे, और यह देखो, अमाउंट लिखने के बाद हमेशा यहाँ पे स्लैश काटा आता है। स्लैश इसलिए क्योंकि आप किसी को चेक दे रहे हो तो क्या भरोसा कि वो एक जीरो नहीं बढ़ाएगा, अगर वो एक जीरो बढ़ा ले तो 50,000 से सीधे 5 लाख हो जाएगा कि नहीं, 5 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए बीच में स्लैश दिया जाता है कि कोई आपके पैसे के साथ छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपका अभी नए वाले चेक में जो देखोगे तो उसमें क्या होता है कि आपका सिग्नेचर, आपका जो, मान लो कि मेरा नाम आदित्य सिंह है तो मेरा नाम लिखा रहेगा मेरे चेक पे, और यहाँ पे आदित्य सिंह, और इसके ऊपर मुझे साइन करना होता है, इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर मुझे साइन भी करना होता है। ठीक है, और देखो एक मिनट, पिछले बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूरा चेक का फोटो दिया गया था और पूछा गया था कि चेक नंबर बताइए, इस चेक का चेक नंबर क्या है। तो आप इस बात को याद रखिएगा गलती ना करते हुए कि इसको बोलते हैं चेक नंबर। ये जो फर्स्ट वाला, जो नीचे चेक के नीचे जो ब्लैक वाला जो लिखा होता है लेटर, उसमें पहला जो है वो आपका चेक नंबर है, और बाकी का जो 1 खंड, 2 खंड और तीसरा, ये 3 खंड जो है वो कोडिंग है जो कि बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। इसको आप ड्राफ्टिंग नंबर भी बोल सकते हो, ये जो चेक है इसमें पहला क्या है, पहला है चेक नंबर। चेक को आप कैसे पहचानोगे कि ये चेक है, हम तो पहला है आपका चेक नंबर। ठीक है, फिर ये जो है बाकी का जो ये 3 खंड में लिखा गया लेटर नंबर दिया गया है, ये आपका कोड है जो कि बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। इसको आप लोग ड्राफ्टिंग नंबर भी बोल सकते हो, जो कि बैंक के द्वारा यूज किया जाता है, ड्राफ्टिंग नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पे जो होता है बैंक का अगर मोहर होता है तो वहीं पे बैंक के नाम के साथ नीचे में ब्रांच कोड भी लिखा जाता है, ब्रांच कोड।
ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, और ऊपर में डेट लिख के चेक दे दिया आता है, और फिर आप जाइए बैंक में डिपॉजिट कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। और आपके जो आपने पैसे चेक दिया तो उसके बदले में आपसे जो है आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं चेक। चलिए, अब हमारा अगला है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक हो गया। टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देखिए टू डिफरेंट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। देखिए टू डिफरेंट सिचुएशन में आपके एग्जांपल में दिया गया है कि आपके एग्जांपल में ये दिया गया है कि एक सलीम नाम का व्यक्ति है जो कि 3000 जूते का जिसको कि 3000 जूते का ऑर्डर मिला है, और उसने बैंक से पैसे लिए और उसने जूते बनाए, और फिर जूते को बेच करके ऑर्डर को पूरा करके उसने जो जिसको जूते दिए उससे पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद जाके बैंक के जो पैसे हैं वो क्लियर कर दिए, और अपना भी फायदा हो गया, बैंक का भी फायदा हो गया, और जिसको जूते दिए उसका भी फायदा हो गया। फिर उसमें दूसरा कंडीशन है कि स्वप्ना है। स्वप्ना जो है वो लोन उठाती है और लोन लेती है और खेती करने के लिए लेती है। तो खेती जो करती है पहले बार तो उसका फसल खराब हो जाता है, फिर दोबारा लोन लेती है, फिर दोबारा भी उसका फसल खराब हो जाता है। तो उसका जो फसल खराब होता है वो तो लॉस में चली गई, बैंक को पैसा नहीं दे पाएगी। तो एक तरफ क्रेडिट का फायदा है, दूसरी तरफ क्रेडिट का नुकसान भी है। ठीक है, जबकि आपको लॉस रिकवर नहीं करने आए तब, लेकिन क्रेडिट का फायदा है। क्रेडिट, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट कार्ड आपका डेबिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड वो उसको कहते हैं जिसमें कि आपके खुद के पैसे हैं। मतलब कि मेरे अकाउंट में अगर 50,000 है तो उसी अकाउंट के मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो मैं 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब है कि आपका अगर क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 40,000, आपका लिमिट है 40,000, 40,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, तो 40,000 तक आप पैसे निकाल सकते हो। मतलब कि कोई सामान खरीद लो, जैसे कि आपको आईफोन खरीदना है, आईफोन तो 40 तक नहीं आएगा, लेकिन आपको मान लो कोई और चीज खरीदना है तो आप उससे खरीद सकते हो, और आप बोलोगे उस बैंक को कि हम पैसे बाद में दे देंगे 1 महीने के अंदर, तो बोलेगा ठीक है आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप ले लीजिए सामान, आप हमको पैसा दे दीजिएगा। लेकिन आप अगर 30,000 का सामान खरीदोगे, 30,000 का, तो आपके बदले में 30,000 का कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि आपको जोड़ करके देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, तो क्रेडिट इसी को बोलते हैं, जो कि एक लोन है। ठीक है, चलिए, तो यही कुछ टर्म्स है क्रेडिट के, और टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जैसे कि स्वप्ना और सलीम का है, जो कि जूते मिले थे, एक को जूते के ऑर्डर मिले थे और एक को खेती करने के लिए पैसे चाहिए थे, जो कि डूब गया एक का और एक का उधार हो गया। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। देखिए इंडिया में दो टाइप की क्रेडिट सिस्टम है, जो कि पहला फॉर्मल सेक्टर, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब क्या, फॉर्मल सेक्टर वो जो कि आप बैंक से लोन लेते हो, कोऑपरेटिव से लोन लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर। जो कि बैंक आपको, देखिए गांव घर में लोग, गांव रूरल एरियाज में लोग ज्यादातर बैंक से लोन नहीं लेते हैं, बिकॉज कि उनको, पुअर पीपल जो है और गांव के रूरल लोग ज्यादातर बैंक से लोन नहीं लेते हैं, बिकॉज कि उनको बैंक जो है आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, लेकिन उसके बदले वो उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पूरा उसको पता चाहिए कि आपको किस काम के लिए पैसे चाहिए, आप क्या काम करोगे। ठीक है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो बैंक डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, और इंटरेस्ट रेट तो उसका लो ही रहता है, लेकिन उसके बदले में कोलेट्रल भी मांगते हैं कि आप मुझे दो कुछ सामान, जिसकी संपत्ति दो, कुछ एसेट दो, जिसके बदले आप, अगर मुझे क्या भरोसा है कि आप मेरा पैसा चुका दोगे अच्छे से, कुछ भरोसा नहीं। इसीलिए बैंक बोलता है कि आप मुझे कुछ एसेट दो जिसके बदले मैं उसको रखूं, और आप अगर पैसे नहीं दे पाओ तो मैं उसको बेच के अपना पैसा रिकवरी कर लूं। ठीक है, तो इसीलिए बैंक से बहुत लोग लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको कोलेट्रल नहीं होते, गरीब लोगों के पास क्या ही कोलेट्रल होगा, एसेट क्या ही होगा, संपत्ति। तो इसीलिए तो वो किससे लोन लेते हैं, मनी लेंडर से, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव जो लोन लेते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो कि मनी लेंडर, जो कि बड़े किसान है अपने गांव में, उनसे लोन लिया और वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। मतलब कि अगर बैंक आपसे 10% इंटरेस्ट लेगा, तो वो जो है मनी लेंडर आपसे 25% तक का इंटरेस्ट भी लेता है। ठीक है, इतना ज्यादा तक इंटरेस्ट लिया जाता है, मनी लेंडर लेता है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे ना भी ले, कोलेटरल भी ना ले, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा, और फिर जब मन तब आपसे पैसा मांग देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि आप इतना टाइम में दो पैसा। तो ठीक है, और जो बैंक जो है हमारे आरबीआई के बिहाफ पर चलती है। देखिए
आपको एक जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि हमारे जितने भी पेपर नोट है और कॉइन्स है उन सब पे आरबीआई का साइन रहता है। उन सब पे आरबीआई का साइन रहता है। देखिए हमारे जितने भी पेपर नोट है और कॉइन्स है उन सब पे आरबीआई का साइन रहता है, लेकिन बस 1 रुपए के सिक्के पे सेंट्रल गवर्नमेंट का साइन होता है। बस 1 रुपए के सिक्के पे सेंट्रल गवर्नमेंट का साइन होता है। बिकॉज कि अगर मान लो आरबीआई के, देखिए बैंक्स जो है वो आरबीआई के गाइडलाइन पे चलती है, आरबीआई के गाइडलाइन पे बैंक्स रन करती है, लेकिन आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे चलता है। देखो नोट इश्यू करती है, करेंसी इश्यू करती है आरबीआई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, विद द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई इशू करेंसी। आरबीआई के हर, देखिए हर आपके नोट पे आरबीआई का साइन होता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है हर नोट पे, पेपर नोट पे या फिर कॉइन्स पे, ठीक है। लेकिन 1 रुपए के सिक्के पे सेंट्रल गवर्नमेंट का साइन होता है। बिकॉज कि अगर आरबीआई कुछ गड़बड़ी करे कल के डेट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक सके, इसलिए कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, ठीक है, कि आरबीआई कोई गड़बड़ी ना कर सके। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई चलती है, ना कि आरबीआई के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। और आरबीआई के बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई चलती है और आरबीआई के बिहाफ पे सारी बैंक रन करती है उसके गाइडलाइन पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला पढ़ रहे थे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर आपने समझ गया कि जो बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में गिनते हैं, और जो मनी लेंडर से लोन लेते हैं या फिर आसपास के लोगों से लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, उनको हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जोड़ते हैं, जिसमें कि कोई रूल नहीं होता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में रूल होता है, जो कि आरबीआई देखता रहता है कि कितना लोन गया, क्या गया, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, कितना हम मेरे पास रिकॉर्ड है, तो सब रिकॉर्ड होते रहता है। इसलिए बैंक कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर वाले गड़बड़ी कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका है एसएचजी फॉर द पुअर पीपल। देखिए एसएचजी मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कहने का मतलब है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक गरीब पीपल, गरीब लोगों का समूह है, ग्रुप है, जिसको कि गरीब लोगों ने ही मिलकर बनाया है। मान लो कि 50 लोग हैं, 50 गरीब लोग हैं, और उन्होंने अपने सेविंग्स, थोड़े थोड़े सेविंग्स बचा करके एक ग्रुप बना है, जिसमें कि अपने गरीब जो 50 लोग हैं वो अपने थोड़े थोड़े सेविंग्स, मान लो कि कोई 5,000 कमाता है, कोई 3,000 कमाता है, कोई 2,000, उसमें से कुछ कुछ पैसे 500-500 अगर सबने दिए तो 25,000 रुपए हो कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए हैं, जो गरीब लोग हैं, कम्युनिटी है, ग्रुप में पैसे दिए हैं, और किसी एक व्यक्ति को लोन अगर चाहिए होगा तो वो सारा पैसा जो सेविंग स्टोर करके रखा है वो किसी एक के काम आ सकती है, और वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना कोलेटरल के लोन दे देते हैं अपने ही संगी साथी लोगों को। इसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं और अपना खुद का सेविंग करके लोन देते हैं, और ये बैंक को चिढ़ाते भी है कि देखिए भैया हम इतना कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लोन कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर होता है समाप्त, मनी एंड क्रेडिट। आप जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट्स को आप याद रखिएगा और आपका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।